अपनी औकात में रहो, पाकिस्तान की फौज अपनी औकात में रहो। तुम बलोच शर्मचारों का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे पास एक पिस्तौल अगर हर आदमी के पास आ जाए पीओजे में, तो तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, तुम हिंदुस्तान का मुकाबला करोगे। किसको बेवकूफ बना रहे हो? सिर्फ अपने आप को। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज की इस परिचर्चा में हमारे साथ हैं डॉक्टर अहमद अयूब मिर्ज़ा, अमजद अयूब मिर्जा, अमजद अयूब मिर्ज़ा, सॉरी अमजद अयूब मिर्ज़ा जी। और आप वैसे पीओके के मीरपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, आप लोग इनसे परिचित हैं, हमारे यहाँ कई बार आ चुके हैं। तो आपका स्वागत है मिर्ज़ा साहब। आपका थोड़ा सा ये, जी हाँ, ये बार बार आपका ये टेढ़ा हो जाता है। हाँ जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। तो इस वक्त पीओके में मैंने सुना कि बड़ी गहमा गहमी है। अभी अभी भारत में उन्होंने दहशतगर्दी का एक कारनामा किया है। आपके पास क्या खबर है? कारनामा तो होता है जिससे इंसानियत को कोई फायदा हो, इंसान के शऊर में इजाफा हो, माशरे की तरक्की में इजाफा हो। ये तो कारनामा नहीं है, ये तो उन्होंने एक घिनौना जुर्म किया है। और देखें, आपको भी मैं बताता रहा हूँ और रेडियो मालिया से भी और तमाम टीवी इंटरव्यूज में ये तैयारी कर रहे हैं। और उसका पूरा मैंने बताया कैसे इस्लामी जमीयत तुलबा को ये कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में दोबारा रीएक्टिवेट कर रहे हैं, कैसे पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो स्कूलों में जाके बच्चों को पॉलिटिकल लेक्चर्स दे रहे हैं, कैसे नीलम घाटी और लीपा से जो है ये हटा रहे हैं दुकानें और खाली कर रहे हैं उस इलाके को। और फिर 30 अप्रैल को, आज से ठीक 6 दिन बाद, हटियाबाला जेलम वैली में ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसकी पूरी मोबिलाइजेशन पीओजे से कर रहे हैं। तो ये नया एक नई जनरेशन को रिक्रूट करना चाहते हैं, क्योंकि पुरानी जो जहादी जनरेशन थी अब वो जाहिर है उसकी उम्र ज्यादा हो गई है और वो उस तरह से फिजिकली फिट नहीं है। तो अब ये जो हमला हुआ है राजौरी में, ये 5वां गालबन हमला है इस दौरान। और इसके बारे में हम बताते रहे, अभी भी बता रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर टोटल 30 जहादी बैठे हुए हैं, जिसमें से 25 का ताल्लुक लश्कर तैयबा से है, 5 का हमें पता नहीं लग रहा कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से हैं। और मुख्तलिफ लॉन्च पैड्स पे ये बैठे हैं और इनको जैसे ही हुक्म होता है ये बॉर्डर पार करने की कोशिश करेंगे। अब जाहिर है G20 के ऊपर डिप्लोमेटिकली तो पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, किसी ने पाकिस्तान की बात पे कान नहीं धरा। तो ये चाहते हैं कि वहां पे इतना गंद डालें, इतना खौफ और रास पैदा करें कि लोग फिर G20 को इस हवाले से याद करें कि G20 के मौके पर जो है वो दहशतगर्दी हुई थी, बजाय इसके कि ये याद करें कि G20 के मौके पे क्या क्या डील्स हुई और क्या तरक्की हुई, इंडिया को क्या फायदा हुआ उससे। दूसरा, मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला किया है सरकार ने कि 28 के 28 रियासतों में G20 के सेशन होंगे और 8 यूनियन टेरिटरीज में, इसको मैं समझता हूँ ये बड़ा एम्बिशियस प्लान है और इसको रिवाइज करना चाहिए था, लेकिन अब तो सर पे आ गया G20। तो इसको फोकस करना चाहिए था कुछ स्टेट्स में, ताकि सिक्योरिटी मैनेजेबल होती। बहरहाल उन्होंने जाहिर है कोई ना कोई बंदोबस्त अपने किए होंगे सिक्योरिटी के, तभी इतना हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी में G20 के जो है वो रिलेटेड सेशंस उन्होंने रखे हैं। जी। तो ये जो अभी अभी पीओके में हमने देखा, पीओजे में, कि जो पीओजे का प्राइम मिनिस्टर था उसको भी हटा दिया गया। उनको क्यों हटा दिया गया? क्या इसका उस रेजोल्यूशन से कोई ताल्लुक है जिसके साथ उन्होंने ये कहा था, जिसके हवाले से कि हम शारदा पीठ कॉरिडोर जो है वो बनाने के लिए तैयार हैं भारत के लिए? क्या उससे इसका कोई ताल्लुक था? क्यों हटाया गया उनको? नहीं, मेरा नहीं ख्याल के एक्सक्यूज मी शारदा पीठ के रेजोल्यूशन से ताल्लुक है। इसका ताल्लुक जो है
वो एक खुशफहमी से है। और खुशफहमी ये है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ये समझे कि वो शायद किसी इंडिपेंडेंट स्टेट के प्राइम मिनिस्टर हैं। उनको ये पता नहीं था कि वो एक खुद भी गुलाम शहरी हैं और गुलाम ऑक्युपाइड टेरिटरी के गुलाम प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने कुछ एम्बिशियस स्टेप्स उठाए, जिसमें एक स्टेप तो ये था कि उन्होंने मुजफ्फराबाद और गिलगित की डायरेक्ट बस सर्विस शुरू की। पहले जो है वो गिलगित से आपको रावलपिंडी आना पड़ता है, वो एक अलग सफर है। फिर वहां से आपको बस लेके जो है वो मुजफ्फराबाद जाना पड़ता था। तो एक तो ये कि इसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान और पीओजेके के जो है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और बिजनेस कम्युनिटी, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि वो अब आपस में जो है कोऑर्डिनेट करें, कम्युनिकेट करें। तो ये पाकिस्तान को सख्त नागवार गुजरा, क्योंकि उन्होंने तो वो सड़क जो थी स्टोर गिलगित रोड मुजफ्फराबाद रोड, उसको कभी ठीक ही नहीं किया। वो तो बंद पड़ी थी, कई कई दहाइयों से बंद पड़ी थी, फॉर डेकेड्स। तो ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तो खिलाफ था। दूसरा, उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात आफ्टर 30 ईयर्स उन्होंने लोकल बॉडी के वहां इलेक्शन करवाए। और उनका ये ख्याल था कि ग्रास रूट लेवल तक पॉलिटिकल प्रोसेस को हमें जो है वो लेके जाना चाहिए। लेकिन जब आप लोकल बॉडी इलेक्शन करते हैं तो उसमें फिर जब लोग अपने मसाइल की बात करते हैं तो फिर ये सवाल भी उठता है कि ये मसाइल जो है इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो जाहिर है फिर वो पोलिटिसाइज होती है चीज, और फिर लोग पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इतराजात उठाते हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये इलेक्शन करवाए, जो कि 30 साल के बाद हुए थे, पाकिस्तान ने फौरी तौर पर जो डेवलपमेंट फंड था वो सारा बंद कर दिया, ताकि इनको सफोकेट किया जाए लोकल बॉडीज को। फिर तीसरा एक और उनका जो था वो ये कि उन्होंने सऊदी अरब से $15 मिलियन का एजुकेशन प्रोजेक्ट हासिल करने में वो कामयाब हुए, तनवीर इलियास साहब। तो पाकिस्तान तो नहीं चाहता कि यहाँ पे एजुकेशन के सेक्टर में कोई डेवलपमेंट हो, कॉलेजों में लैब्स खुले, क्लिनिक हो, हर कॉलेज में, स्कूल में पानी पीने की फैसिलिटी हो, टॉयलेट्स की फैसिलिटी हो, टीचिंग स्टाफ जो है वो क्वालिफाई कर, उसको ज्यादा बेहतर क्वालिफिकेशन के लिए टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज करवाए जाएं। तो ये सारी चीजें जो है ये उनके हटाए जाने का की वजह बनी बेसिकली। तो ये वजह बनी है जी। और ये जो शारदा पीठ वाली जो बात हो रही थी, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक मुझे नहीं लगता शारदा गवर्नमेंट? पीठ आजादी से पहले खुल सकता है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। अगर शारदा पीठ ये खोलते हैं, इनको ये डर है पाकिस्तान को कि जो वहां से यात्री आएंगे वो यहाँ के हालात देखेंगे, लोगों से बात करेंगे, मकामी लोगों से, और मकामी लोगों के हालात देख के उनको बताएंगे कि पार्क कितनी डेवलपमेंट है, और डेमोक्रेटिकली भी और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी और हर चीज के लिहाज से। तो वो फिर एक कम्युनिकेशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा आर पार। तो वो पाकिस्तान नहीं चाहता कि हो। इसीलिए पाकिस्तान ने शारदा पीठ का जो ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ था मुजफ्फराबाद असम्बली में, उसके बाद आप देख लें असम्बली खत्म हो गई। मतलब है प्राइम मिनिस्टर खत्म हो गया, कैबिनेट खत्म हो गई, अब नई कैबिनेट बनने जा रही है। और ये जो कैबिनेट बनने जा रही है ये है प्रो पीडीएम, जो इस वक्त इसकी हुकूमत है पाकिस्तान में। क्योंकि ये जो प्राइम मिनिस्टर अब इलेक्ट हुए हैं अनवर अल हक, ये अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं। इसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, इन सब ने जो है वो इनको वोट दिया है। 48 वोट इन्होंने लिए हैं आउट ऑफ 52। 4 मेंबर जो है असेंबली के वो नहीं आए थे उस दिन। तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इंजीनियर्ड कू हुआ है तनवीर इलियास के खिलाफ। और जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं ये तो पूरी एक जाति फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। इनके जो दादा हैं उन्होंने 1947 में जो हमारे रियासत के खिलाफ जो अ, हमला हुआ था उसमें बड़ा की रोल प्ले किया था। जो 14 अक्टूबर 1947 को जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट बनी थी, पाकिस्तान ने बनवाई थी, उसमें भी वो शरीक थे। फिर इनके वालिद जो है वो बड़े कट्टर किस्म के प्रो पाकिस्तानी रहे हैं। इनके अंकल्स जो है वो कोर कमांडर और जनरल रहे हैं।
और ये खुद जो है 2016 से मेरे ख्याल है 2016 या 2006, आई एम नॉट श्योर, उस वक्त से ये पॉलिटिकल प्रोसेस में इनको लॉन्च किया गया है। अब ये आर्मी मैन है, यस मैन है ये तो। जी। इनको अभी एक वीडियो चल रहा था कि ये ओथ लेते टाइम गिर गए, तो कुछ लोगों ने कहा इन्होंने कोई नशा किया हुआ था। वो वीडियो सही है क्या जो चल रहा था, जो प्राइम मिनिस्टर ने मेरी अपने? नजर से ऐसा वीडियो तो अभी तक नहीं गुजरा। और नशे कई किस्म के होते हैं। घमंड का नशा होता है, ताकत का नशा होता है, और तो वो पता नहीं कौन सा नशा उन्होंने में थे जो गिर गए होंगे, मुझे इसके बारे में कोई खबर नहीं। वैसे आप हमें ये भी बताएं, क्योंकि आप बार बार डेवलपमेंट का कंपैरिजन करते रहते हैं, भारतीय कश्मीर का और पाकिस्तान वाले कश्मीर का, तो क्या फ़र्क आप वाकई देखते हैं? क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क है? देखें, फर्क जो है ना वो तीन चीजों में है। एक तो पॉलिटिकल फर्क है। पॉलिटिकल फर्क ये है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल राइट्स जो है वो नहीं है। यानी सिर्फ उन लोगों को पॉलिटिकल राइट्स हासिल हैं जो पाकिस्तान के हक में बात करते हैं, और जो इलेक्शन में हिस्सा लेते वक्त एक ओथ पे साइन करते हैं कि वो नजरिया पाकिस्तान विच इज टू नेशन थ्योरी और इल्हाक पाकिस्तान यानी एक्सेशन टू पाकिस्तान की हमायत करते हैं और उसके लॉयल हैं। तो इसलिए जो बाकी लोग हैं जो कहते हैं कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए, या जो मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि पीओजेके को भारत का हिस्सा होना चाहिए, उन लोगों को पॉलिटिक्स में किसी लेवल पे भी हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं है। हमें वहां पे कोई कैंपेन ग्रुप खोलने की इजाजत नहीं है, हमें वहां पॉलिटिकल पार्टी खोलने की या शुरू करने की इजाजत नहीं है, हमें वहां कोई जलसा करने की इजाजत नहीं है, वहां हमें तिरंगा लहराने की इजाजत नहीं है। तो पॉलिटिकली तो ये सूरत हाल है। दूसरा जो है वो सिचुएशन है इकोनॉमिक राइट्स की। इकोनॉमिक राइट्स है ही नहीं, कोई इकोनॉमी है ही नहीं। हमारे जो दरख्त हैं वो काट काट के उन्होंने हमारा सारा इलाका गंजा कर दिया है। यानी वी हैड about 42% of our land mass was covered with forest. Now it's only 14%. तो वो सब लकड़ी 14%? काट के पाकिस्तान आर्मी और जो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के करप्ट लोग हैं और टिम्बर माफिया है, इनके गठजोड़ से वो लकड़ी चोरी की है। फिर हमारा पानी जो है उस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। पाकिस्तान ने हमारा दरिया जो है किशन गंगा और जेलम जो है इसके रुख मोड़ के अपने लिए पावर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और पंजाब को बिजली सप्लाई की है उससे। इसी तरह से हमारी सड़कें जो है, मैं आज ही देख रहा था कि जब से मोदी जी आए हैं 2014 से लेके तो मार्च, इस साल मार्च तक 50,000 से ज्यादा किलोमीटर्स के जो रोड्स हैं, हाईवे हाईवे रोड्स, वो बनाई गई। और अब 1,45,000 किलोमीटर से ज्यादा इंडिया में हाईवेज मौजूद है। हमारे यहाँ हाईवेज तो छोड़े, जो हमारी आम सड़कें हैं वो भी इस काबिल नहीं है कि उनके ऊपर सफर किया जा सके। जिसकी वजह से जाहिर है जो हमारा कोई किसान थोड़ा बहुत अगर कोई काश्तकारी करता है तो वो मंडी तक पहुंचते पहुंचते वो सारी तरकारी और प्याज और आलू जो है वो पहाड़ों में गिर गिर के, ये उछल उछल के वो उससे सड़क से वो तो तबाह और बर्बाद हो जाता है। मरीज को लेके जाए रास्ते में दम तोड़ देता है। इसी तरह ब्रिजेस जो महाराजा प्रताप सिंह और वीर सिंह के जमाने के बने हुए थे, वो भी अब खस्ता हाली का शिकार हैं। तो हॉस्पिटल्स की ये सिचुएशन है कि दवाइयां नहीं है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, और पैरामेडिक जो है वो अस्पताल चला रहे हैं। तो इस तरह से हर सतह पे जो है वो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। फिर तीसरी चीज आ जाती है इसमें सोशल, यानी जो सोशल हमारा एस्पेक्ट है उसको भी इन्होंने इंतहाई सोशल सेक्टर को बर्बाद किया हुआ है। एक तो वहां पे कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है कि आप कोई सोशल सिक्योरिटी नेट हो कि अगर आप बेरोजगार हो जाए तो आपको कोई हेल्प मिले, आप रिटायर हो जाए तो आपको पेंशन मिले। नाम को तो है कि पेंशन आपको मिलेगी, लेकिन वो कहाँ है पेंशन इसका किसी को पता नहीं, कभी वो मिलती ही नहीं है। सरकारी मुलाजमों को तनख्वाहें नहीं मिलती।
लोग इस दफा ईद पे लोगों ने नए कपड़े नहीं बनवाए, लोग अपने घरों में लोगों ने ईद गुजारी है, बेशुमार लोगों ने। तो हालात बहुत खराब है वहां के। जी। जी, तो अभी ये एक हमने देखा था कुछ दिनों पहले कि ये जो नए आपके COAS हैं पाकिस्तान के, आसिम मुनीर साहब, तो इन्होंने एक बड़ा दौरा किया था POJ के जो आगे की चौकियां हैं उनका। तो ये क्या है इनका इरादा, क्या था कि क्या उसी वो के तो वजह उन्होंने से दौरा ये जो उसी उसी का हिस्सा है ना, वो जो इन्होंने अब इन्फिल्ट्रेशन की है और कर रहे हैं, और वो सारा उसी का था हिस्सा। वो कोई उससे अलग थोड़ी है। तो ये जो ग्रुप जिसने अटैक किया है, तो आपके हिसाब से, आपको ये अगर खबर हो, तो ये हमला करके वापस POJ में भाग गया, या कि अभी कश्मीर में ही घूम रहा है? ये मेरा जहां तक ख्याल है, ये वहीं पे हैं और स्लीपर सेल्स में ये इस वक्त बैठे हुए हैं वहां पे। और ख्याल मेरा यही है कि ये इधर से स्लीपर सेल्स को दोबारा जो है एक्टिवेट करेंगे जम्मू कश्मीर में, और बॉर्डर पे जो इन्होंने बैठाए हैं 30 जहादी, ये मेरा ख्याल है कि ये रिजर्व फोर्स है, कि अगर स्लीपर सेल्स जो है वो वहां से पकड़े जाते हैं या एक्टिवेट नहीं हो पाते, तो फिर इनको जो है एज अ रिजर्व फोर्स जो है पार भेजा जाएगा। अब ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तानियों में चैनल्स में और यूट्यूबर्स में बहुत दिनों से एक ये बार बार कहा जा रहा था कि हमको भारत से रिलेशंस नॉर्मलाइज कर लेने चाहिए, हमको भारत से ट्रेड करनी चाहिए। मुझको भी एक दो जगह बुलाया गया था और मैंने यही सवाल पूछा था कि भाई, भारत का तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, आपको अगर करनी है तो जो चीज़ आपके सामने कंडीशन रखी है मोदी जी ने वो पूरी करो। और अब हमला होने के बाद में वही यूट्यूबर्स जो हैं वो बड़े पशोपेश में दिखते हैं। तो ये जो बातचीत चल रही थी, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि पाकिस्तान की टीवी चैनल्स पे कोई भी बात जो है वो बगैर एस्टैब्लिशमेंट की इजाज़त के नहीं होती। तो ये जो बात हो रही थी, तो ये इस बात में और ये जो हमला हुआ है, इसमें आप क्या देखते हैं कि डिसोनेंस है? नहीं, ये दो अलग चीजें हैं ना। जैसा मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में या इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, इसका तो बरह रास्त ताल्लुक G20 के सेशन से है। और जो जी। ट्रेड की बात हो रही है उसमें बहुत देखें, पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ये दो मुख्तलिफ एंटिटीज हैं। पाकिस्तान की जनता जो है पंजाब में भी चीख रही है कि इंडिया के साथ तजारती रास्ते खोले जाए, ताकि जो है आटा दाल चीनी प्याज टमाटर क्यूकम्बर, इसको लाया जाए वहां से इंडिया से। और यहाँ पे तो अब कुव्वत खरीद जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इतनी महंगाई है। यही मुजाहरे जो है और डिमांड POJK के जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ शहर है, जैसे नकियाल है, कोटली है, इन इन यहाँ पे भी नौजवानों ने ये डिमांड की है ओपनली कि तजारती रास्ते खोले जाएं और इसको किया जाए। यही डिमांड गिलगित बल्तिस्तान में हो रही है कि लद्दाख कारगिल खोल दो रास्ते। तो ये तो एक इकोनॉमिक डेस्परेशन में ये मुतालबा किया जा रहा है। और अब ये कहते हैं कि जी बाजवा ने मोदी से ये सौदा कर लिया कि बेच दिया। तो ये तो फजूल बात है। बेचा कैसे? आपकी मलकियत थी ही नहीं तो बेचना क्या है? इंसान तो वो चीज बेचता है जो मेरी मलकियत है। ये फोन, मोबाइल फोन मेरी मलकियत है, तो मैं इसको जाके किसी दुकान पे बेच सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने ये चोरी किया हुआ है तो फिर ये तो मेरी मलकियत नहीं है। इसी तरह POJK का मसला है। POJK पे पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 से कब्जा किया हुआ है, नाजायज कब्जा किया हुआ है, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की कहने पर किया हुआ है। और हमला भी उन्हीं के कहने पर किया था, उसी का हिस्सा था। और अब ये जो बात है, ये बिल्कुल बेकार बात है। ये हमारी टेरिटरी है, इसको वापस होना चाहिए। इसमें खरीदो फरोख्त का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। जी। ये जो
आपने फरमाया कि ये 22 अक्टूबर 1947 को जो कब्ज़ा किया गया था वो ब्रिटिश हुकूमत के कहने पर किया गया था, लेकिन जो हम देखते हैं तारीख में तो ज़्यादातर लोग तो ये कहते हैं कि साहब जो ब्रिटिश कमांडर था इनका, डगलस ग्रेसी, वो तो हमले के हक़ में नहीं था, तो इन्होंने जो है फिर वो उसको कबाइलियों को लगा के और पुलिस के हथियार दे के और नहीं नहीं, उसको ऐसे नहीं भेजा। है। जी, तो आप बताएं आप। ऐसे नहीं है। डगलस ग्रेसी साहब जो है उनका बड़ा किरदार है गिलगित बल्तिस्तान पे भी कब्जा करवाने में और ये हमला करवाने में भी। और क्या जुर्रत है पाकिस्तान आर्मी की कि कमांडर इन चीफ जो है आर्मी का उनका वो अंग्रेज हो और वो अपनी मर्जी चलाएं। ऐसा नहीं होता। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि ये जो 22 अक्टूबर का हमला हुआ था इसमें अंग्रेज कैप्टन मेजर वो पाकिस्तान आर्मी के साथ थे। वो उनके साथ थे। ये एक अलहदा पन्ना है इतिहास का जिसका खोज लगाएं और आपको पता चलेगा कि वो लोग पाकिस्तान आर्मी और कबायलियों के साथ थे। और कबायलियों को जो साथ लाया गया जाहिर है वो यही तासुब देने के लिए लाया गया था कि ये जिहाद है और इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है और वहां पे लोगों ने बगावत कर दी है, लिहाजा चलो इनको लेके वो गए था। पाकिस्तान आर्मी तो उस वक्त बहुत सारे महाजों पे जिस तरह आज है इंगेज, उस वक्त वो बलूचिस्तान का भी सोच रहे थे कि बलूचिस्तान का क्या करना है। तो वो पूरी आर्मी तो उन्होंने इन्वॉल्व उसमें नहीं की। चंद जर्नैल थे, प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे, मोहम्मद अली जिन्ना उसमें शामिल थे इस हमले में के सारे फैसलों में, ग्रेसी थे। तो ये सारों ने मिल के किया। और अगर आप इसको इस तरह समझें कि बेसिकली ये ग्रेट गेम का ही एक आखिरी समझ लो कि कफन में कील था कि वो चाहते ही नहीं थे कि जो है रियासत कश्मीर, जम्मू कश्मीर ये आजाद रहे या ये हिंदुस्तान के साथ रहे। तमाम जो लंदन में जो लाइब्रेरी है, ब्रिटिश लाइब्रेरी, तो उसमें ओरिएंटल लाइब्रेरी को भी अब मर्ज कर दिया गया। पहले इंडियन ओरिएंटल लाइब्रेरी अलहदा थी, ब्रिटिश लाइब्रेरी अलहदा थी, लेकिन अब वो उसमें शामिल कर दी गई है। वहां डॉक्यूमेंट्स पढ़े आप देख सकते हैं। उनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो है वो ब्रिटिश जो है वो यही चाहते हैं कि ये कश्मीर जो है ये रियासत पाकिस्तान का हिस्सा बने। और उसकी वजह ये है कि वो चाहते थे कि हिंदुस्तान का सेंट्रल एशिया का रास्ता रोका जाए और सेंट्रल एशिया में जो सोवियत यूनियन है उसका रास्ता भारत में रोका जाए। तो ये भारत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। और उस वक्त के जो नेता थे वो मुझे, मेरे पास अब इतनी ज्यादा उस वक्त के जमाने के डॉक्यूमेंट्स या टेलीग्राम्स जो इन्होंने एक्सचेंज की वो नहीं है जिससे मैं किसी नतीजे पे पहुंच सकूं। लेकिन मोटा मोटा तो यही है कि नेहरू साहब को और बाकी जो उनके साथी सारे थे इनको ये गेम समझ नहीं आई। कैसे हो सकता है? अगर समझ नहीं आई तो फिर ये इस काबिल ही नहीं थे कि ये हिंदुस्तान के के प्रधानमंत्री और मंत्री बनते। और अगर समझ आई और इन्होंने उसके रोकने के लिए कुछ नहीं किया तो फिर इनके ऊपर पोस्टमॉर्टियसली मुकदमात चलने चाहिए। ये ट्रायल होना चाहिए। कौन कौन है जिसने हिंदुस्तान को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। देखे ना, ठीक है जो महाराष्ट्र में या बिहार में या इधर उधर या यूपी में लोग हैं वो अपने अपने मसलों में उलझे हुए हैं, अपना जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है। लेकिन एज अ नेशन स्टेट जो हमारा हमारे टुकड़े किए गए ना बेसिकली, ईस्ट में, वेस्ट में, फिर ऊपर नॉर्थ में, तो ये काटा पीटी क्यों की गई? ये इसीलिए की गई कि एक अपाहज इंडिया, एक डिपेंडेंट इंडिया जो है वो बनेगा। ये जो हमेशा अंग्रेजों का और वेस्ट का जो है वो मरून मेहनत रहे। और फिर आप देखें कि कैसे कांग्रेस की सारी सरकार जो है वो ऑल्दो नॉन अलाइंड मूवमेंट का एक उन्होंने ड्रामा रचाया था, लेकिन इन द फाइनल एनालिसिस देवर सोवियत एलाइज। उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ, उन्होंने कभी नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। अब अगर कुछ नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स की तरफ कुछ तवज्जो दी जा रही है
और इंडिया को एक सॉवरन, पहली दफा सॉवरन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक के तौर पर हम दुनिया में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो पाकिस्तान हमें बदनाम करता है। पाकिस्तान कहता है ये हिंदुत्व की गवर्नमेंट है, ये इंतहा पसंदों की गवर्नमेंट है। तो भाई ये हिंदुत्व की अगर गवर्नमेंट है तो कांग्रेस आपकी कौन सी चहेती गवर्नमेंट थी जिसने पाकिस्तान के मशरकी हिस्से को आजाद करवाने में मदद की? तो ये सब ड्रामेबाजी है। हमें बहुत एहतियात के साथ सोचना चाहिए, और खास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब तारिक फतेह साहब जैसे लोग जो है वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, जिंदगी और मौत की कश्मकश में इस वक्त हैं, और बहुत बड़ा नुकसान होगा हमारे लिए अगर तारिक फतेह साहब को कुछ होता है। लेकिन हमारे पास अब लोग ही कहाँ रह गए हैं? तो इसलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जज्बात को एक तरफ रखें और हकायक की रोशनी में जो है वो हमें चीजों को देखना पड़ेगा, और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हम मुस्तकबिल का चार्ट चार्ट जो है वो नहीं बना सकते कि हमने कहाँ जाना है। जी, बिल्कुल। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया जेडी विमर्श को भी आप सब्सक्राइब करें, जहां पर हम हर थर्सडे और सैटरडे यानी गुरुवार और शनिवार को एनालिटिकल वीडियोस चलाएंगे। और आपको ये भी याद दिला दें कि 30 अप्रैल यानी कि अगले रविवार से फतावा आलमगीरी का जो दूसरा पार्ट है वो भी हम आपको दिखाएंगे। जी, तो अमजद साहब, ये आपकी बात नेहरू जी जी के बारे में बिल्कुल दुरुस्त मानता हूं मैं, क्योंकि उनको ये खेल समझ में नहीं आया। क्योंकि खेल अगर समझ में आता तो 26 अक्टूबर को जब उन्होंने अपनी आर्मी एयरलिफ्ट कर दी थी श्रीनगर में, तो वो गिलगित को भूल गए पूरी तरह से। और वहाँ जो वो कैप्टन ब्राउन बैठा हुआ था उसने खेल कर दिया, और 1 नवंबर तक उसको पूरी तरह से भूल गए, और 1 नवंबर को उसने वहाँ गिलगित में खेल कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें ये तो मतलब है लेह वगैरह से कारगिल फौजें इंडिया की वहां पहुंची हुई थी। मसला पहुंचने का नहीं है, मसला तो पेशकदमी का है। पेशकदमी से रोक दिया। यही इन्होंने हमारे साथ किया। देखें आप, मतलब है कि बात करते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि मीरपुर में और पीओजेके में 25 नवंबर से लेके मार्च 25 नवंबर 1947 से लेके तो मार्च 1948 तक 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं का, सिखों का कत्लेआम किया कबायलियों ने और पाकिस्तान आर्मी ने। वो पन्ना कहाँ गया? तारीख का, इतिहास का वो पन्ना कहाँ गया जबकि नेहरू को रोका जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर? मेरे ख्याल है 21, 20, 22 तारीख को रोका मीरपुर वालों ने वहां जाके। हिंदू जो, और वो ऐसे हिंदू नहीं मैं कह रहा कि कोई सड़क छाप किस्म के लोग थे, लॉयर्स, बैरिस्टर्स, डॉक्टर्स, बड़े बिजनेसमैन जो मीरपुर के थे, उन्होंने जाके नेहरू को बोला कि भाई आप फौज भेजे, वो हम मारे जाएंगे सारे। तो नेहरू ने कहा मुझे गुस्सा चढ़ गया। उन्होंने कहा मैं, नथिंग डू विद मी, टॉक टू शेख अब्दुल्ला। ये वक्त देखें, आप बस ये करें कि पीओजेके को मैं आजाद करवा लूं। मैं एक एक हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी हमारे पीओजेके में मारा गया है 1947 में, मैं एक एक का जो है वो केस खोलूंगा। जिनकी जायदादों पे कब्जे हुए, कश्मीर में हुए ना, कश्मीरी पंडितों के जायदादों पे कब्जे, उनको निकाला ना वहां, तो ये कश्मीर के अंदर जो मुसलमान बैठे हैं ना, ये अगर इन्होंने अपना करना है, जैसे कहते हैं ना कि वो बपतिस्मा लेता है इंसान पानी में डूब के, क्रिश्चियन, तो इन्होंने अगर दोबारा से अपने आप को मनवाना है भारत में कि ये वाकई हिंदुस्तान के नागरिक हैं और ये वाकई हिंदुस्तानी हैं, तो दे शुड एड्रेस दिस इशू इन द वैली। आई विल एड्रेस एंड आई एम स्टिल एड्रेसिंग दिस इशू इन माई टेरिटरी। हाँ, अगर ये सारी टेरिटरी एक हो जाती है और फिर हमारी सरकार पूरी जम्मू कश्मीर में बनती है, डेवलपमेंट वगैरह के काम जो है वो चलते रहे, लेकिन ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनेगा। मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को भी, एक एक का कब्रों से निकाल के उनके ऊपर मुकदमे हम चलाएंगे। दूसरा जो है वो आ जाता है वॉर इंडेमनिटी का मसला। मुझे हैरत है कि इसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं करता।
कि पाकिस्तान ने जो हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की, वो जंग का जो नुकसान हमें हुआ, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बनते हैं वो हम पाकिस्तान से लें, और अगर पाकिस्तान में पैसे नहीं है तो हम उसके रहन रखे अपने बिजली पानी सारा कुछ खेत एवरीथिंग। फिर मसला आ जाता है इसका कि पाकिस्तान के उन जर्नैलों पे और पाकिस्तान की रियासत के ऊपर ट्रायल होना चाहिए वॉर क्राइम का, क्योंकि ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी था जो इतने लोग इन्होंने कत्ल किए। फिर ये क्राइम अगेंस्ट पीस था क्योंकि इन्होंने हमला किया और उस इलाके के जो अमन था उसको बर्बाद किया। और फिर ये वॉर ऑफ एग्रेशन थी। हरी सिंह ने तो कोई गोली नहीं चलाई थी पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ने वॉर की, तो इसको वॉर ऑफ एग्रेशन कहते हैं। अब न्यूरमबर्ग ट्रायल्स और टोक्यो फाइल्स और टोक्यो ट्रायल्स को पढ़ें, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मन के ऊपर न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुए थे वॉर क्राइम के, और जो टोक्यो ट्रायल्स हैं जो कि जापान की शिकस्त के बाद टोक्यो में इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल बैठा था और उन्होंने वो किया था, उसमें ये तीन ही चीजें पे डिस्कशन हुई थी, वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम अगेंस्ट पीस एंड वॉर ऑफ एग्रेशन। तो हम तो नहीं छोड़ेंगे इनको। देखते हैं क्या होता है मुस्तकबिल में। जी। एक बात और भी चल रही है पिछले 2-3 दिन से, और काफ़ी सुर्खियों में है पाकिस्तान में, और वो ये है कि उनके एक सहाफ़ी जो हैं हामिद मीर साहब, और वो और नसीम ज़हरा उनके डायलॉग हो रहे थे, और उसमें उन्होंने जो उनकी कोई बातचीत हुई थी, कोई सिलेक्ट ग्रुप था जर्नलिस्ट का 25-30 का, और उनको बताते हैं कि जनरल बाजवा ने, जो साबिक COAS थे, उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान के पास ना तो एम्यूनिशन है हिंदुस्तान की आर्मी से लड़ने के लिए, और ना उनके पास टैंकों में डीजल है, और ये उन्होंने कहा कि साहब कि हम एक इनकॉम्पिटेंट आर्मी हैं और हम उनसे लड़ नहीं सकते। तो इसमें क्या ये उन्होंने सच्चाई बयान की क्या? जब पूरे मुल्क में ही पेट्रोल नहीं है और ये तरले ले रहे हैं रूस के कि सस्ता पेट्रोल दो, तो पेट्रोल तो और डीजल तो जाहिर है पाकिस्तान में नहीं है, और पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल खरीदने के फौज के पास पैसे भी नहीं है। आप ये देखें कि पाकिस्तान में वो कह रहे हैं पंजाब में 14 मई को पंजाब असम्बली के इलेक्शन कराए जाए, आर्मी ने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जब आर्मी सिक्योरिटी देती है तो आर्मी को सरकार पैसे देती है, भाड़ा देती है। उनको पता है पाकिस्तान की सरकार के पास तो पैसे है ही नहीं, तो ये भाड़ा कहां से हमारा देंगे। उन्होंने पहले ही इनकार कर दिया, बहाना उन्होंने लगाया हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो भी झूठ है। तो ये फिर फौज की इन्होंने बहुत सारी जो पर्क्स और प्रिविलेजेस थी वो खत्म कर दी हैं। इस वक्त हॉस्पिटल्स जो है जिसको CMH कहते हैं, कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल, CMH में दवाइयां नहीं है, CMH के पास पैसे नहीं है। उन्होंने जो रिटायर्ड फौजी अफसरान थे और उनकी फैमिलीज थे उनके ट्रीटमेंट फ्री बंद कर दिए, ऑपरेशन फ्री बंद कर दिए। उन्होंने तमाम फौज के अफसर ऑफिसर्स को कहा है कि आप अब ऑर्डरली नहीं रख सकते, आपको हम 10,000 रुपया महीने का एक्स्ट्रा अलाउंस देते हैं, आप बाजार से कोई नौकर वगैरह जो है ढूंढ के रख लें घर के काम करने के लिए। सरकारी तौर पर अब आपको फौज जो है वो ऑर्डरली नहीं दे सकती, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते ऑर्डरली भर्ती करने। इसी तरह फिर उन्होंने जो है ये कहा फौज को कि अब आप बिजली का बिल भी जो है 50% आप खुद देंगे, हम नहीं दे सकते। तो ये फौज अब भारत तो छोड़े, और ये तो दिल खुश करने की बात है कि एक कल का बच्चा जो है वो जो बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रहा है और वो रिंग में, तो वो कहे कि भाई मैं मोहम्मद अली का भी मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे भाई तुम अफगानिस्तान का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं, तुम बलोचों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हो, तुम हिंदुस्तान से लड़ोगे। और कुछ शर्म करो ये बात सोचते हुए भी, अपनी औकात में रहो, पाकिस्तान की फौज अपनी औकात में रहो। तुम बलोच शर्मचारों का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे पास एक पिस्तौल अगर हर आदमी के पास आ जाए POJK में, तो तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, तुम हिंदुस्तान का मुकाबला करोगे। किसको बेवकूफ बना रहे हो? सिर्फ अपने आप को।
ये सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। आपने बलोचों का टीटीपी की बात लाई, तो अभी क्या सिचुएशन है बलोच फाइटर्स बहुत के अच्छी और टीटीपी सिचुएशन के? है। धड़ाधड़ मार रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को, धड़ाधड़ मार रहे हैं। वहां बलूचिस्तान में कुलवा में और कोलू के इलाकों में फौजी चौकियां खाली पड़ी हैं, भाग गए पाकिस्तान की फौज, वहां से भाग गई है। अब ये सिर्फ गनशिप हेलीकॉप्टर में जाते हैं, बमबारी करते हैं, नेपाम बम की तरह के जो बम है, स्टिकी बम, वो फेंकते हैं जिससे जंगलों को आग लग जाती है ताकि उनका जरिया माश तबाह हो जाए, क्योंकि वहां खजूर के बागात हैं लोगों के। हर किसान, हर बलोच के घर में एक दो खजूर के पेड़ हैं। तो वो जब खजूर होती है तो सड़कों के किनारे पर जाके तो वो रखते हैं, तो टूरिस्ट जो गुजर रहे हैं या मुसाफिर, वो फिर रुकते हैं कि ओ जी ताजा खजूर है खरीद। इस तरह से जिस तरह हर मुल्क में किसानों के, छोटे किसान अपने प्रोड्यूस बेचते हैं, तो वो सब चौकियां अब लेवीज और पुलिस के पास हैं। यही हाल केपीके का है। और वहां से भी पाकिस्तानी फौज पसपा हो चुकी है, कई कई चौकियां खाली पड़ी हैं वहां। बहुत बड़े इलाके के ऊपर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कब्जा है, उनकी अपनी सरकार है, वो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, वो वहां ज़कात कलेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपने कवानीन नाफिज किए हुए हैं। पाकिस्तान की वहां कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। जी। तो क्या ये जो टीटीपी ने कह रखा है कि वो पूरा इलाका अटक तक का कब्जा करेंगे, ये वाकई रियलिटी में बदल सकता है क्या? ये टीटीपी वालों का दावा। जी। हाँ हाँ, बिल्कुल बदल सकता, क्या है, बदल रहा है। देखो ना, अभी 30-70 का फर्क है। 30% उनकी जो जारादारी है, 70 पाकिस्तान की है, तो ये अब 40-60 होगा, फिर 50-50 होगा, और फिर ये उल्टा चलेगा और ले लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। अभी आप देखें बड़ी खबर, जी। बड़ी खबर ये है कि तालिबान और अमेरिका के दरमियान ये समझौता हो गया है कि अमेरिका और तालिबान की मदद करेगा आईएसएस खुरासान के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ने के लिए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान तो अपना सर पकड़ के बैठ गया होगा इस खबर पे, क्योंकि इन्होंने सोचा था तालिबान को हम यूज करेंगे कश्मीर में। तो तालिबान ने कहा भाई हाँ। हमने अपना मुल्क छुड़ाना था, हमने छुड़ा लिया, हमारी सरकार बन गई है, हम सेट हैं। अब इंडिया से गंदम मंगाओ, इंडिया के बुलाओ, हिंदुओं को बुलाओ कि मुसलमानों के डैम बनाए, हिंदुओं को बुलाओ कि वो अफगानिस्तान की सड़कें बनाए। उन्होंने इंडिया के साथ सही अपना ताल्लुक बनाया हुआ है, और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का वो जो है प्रॉक्सी नहीं बन रहे। तो पाकिस्तान ने आईएसएस खुरासान को इशारा किया और उनको तालिबान के खिलाफ स्ट्रेंथन किया। तो अब अमेरिका और तालिबान एग्री हो गए हैं कि भाई अमेरिकन आर गोइंग टू हेल्प द तालिबान टू फाइट आईएसएस खुरासान। क्या, वैसे मैं कहता हूँ मुकाफात अमल है, कर्मा है ये, कारमा, पाकिस्तान का कारमा है। ये तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। और एक बात और भी आ रही है। हाँ, ये आज रेडियो मालिया में भी चलेगी खबर, अभी 4 नहीं बजे, जी। 4 बजे खबरें चलेंगी, उसमें हमने जी, बताया है ये। जी, जी। एक बात और भी आ रही है, वो बात ये आ रही है सामने कि ये भी कह रहे हैं लोग कि ये हमला इसलिए करवाया गया है कि जिससे इंडिया कुछ रिएक्शन करे और उसके बाद इनको बहाना मिल जाए इलेक्शन टालने का। इस पे मेरा स्टेटमेंट आ चुका है, मैंने इस पे ये स्टेटमेंट दिया है कि हम इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में हैं जिसको मैं कहता हूँ कैच 22 सिचुएशन। देखें संजय साहब, अगर हम हमला जवाबी कार्रवाई करते हैं जोश में आके, और कोई मसला नहीं है, हम कर सकते हैं, तो वो ओवर शेडो कर जाएगा हमारी इस बड़ी मिशन को जो G20 का है। और अगर हम नहीं करते कुछ, तो फिर जाहिर है लोग कहेंगे मोदी डर गया, मोदी ने कुछ नहीं किया, अमित शाह क्या कर रहा है, ये वो इस तरह की बातें होंगी। हमें ये मंजूर है कि लोग ये कहें कि मोदी जी डर गए, क्योंकि अभी हम कुछ करेंगे तो वो उल्टा हमें पड़ जाएगी चीज। वो चाहते हैं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करें, उनके बाप का क्या जाता है, मरेंगे तो बेचारे आम फौजी, आम लोग, या जो भी थोड़े बहुत दहशत गर्द हैं तो वो उनको रिप्लेस कर देंगे। वो नवाज, अपना शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो या आसिम मुनीर, ये थोड़ी मरेंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ये करे ताकि फिर हम दुनिया में कहें देखो हिंदुस्तान ने ये कर दिया, और G20 जो है वो ठंडा पड़ जाएगा मामला। G20 गुजरने दें।
G20 वो गुजर तो लेने ऐसे दें, जब उसके बाद इनको हम मोदी जी को टकरेंगे। मोदी जी। जी को आप जानते हैं, मोदी जी को आप जानते हैं, मोदी जी तो आराम से काम करते हैं, उनको हाँ हाँ, जल्दीबाजी में कोई टाइम नहीं टेंशन है। नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई उनको टेंशन नहीं टेंशन है। नहीं होता, लोगों को टेंशन हो जाता है, उनको होता नहीं है जल्दी। हाँ, अभी हमें सिर्फ अभी हमारा काम है कि ये जो शरारतें कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, ये G20 हम भुगता लें, और वो भुगता लें तो फिर जो है वो उसके बाद फिर देखेंगे। जी। जी, बिल्कुल ठीक है, तो अब हम इस गुफ्तगू को यहीं पर विराम देंगे, समाप्त करेंगे। और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, दर्शकों का बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। शुक्रिया जी, आपने दावत दी अपने इतने इम्पोर्टेंट जय चैनल। थैंक हिंद, यू। वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय हिंद।